एवरीवन। तो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे हैं एंड आज आ गए हैं हम थर्ड लेक्चर पे, जिसमें हमें स्टार्ट करना है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। आज दोनों कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, आज की क्लास मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज रेप्लिकेशन तो आसान है बट ट्रांसक्रिप्शन में ना बहुत कुछ समझने का है। तो मैं एक टाइमर लगा देती हूँ जिससे हमें पता चलता रहेगा कि कितनी देर की क्लास हो गई है। अगर 30 मिनट्स में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया तो हम लोग आज ही पीवाईक्यू कर लेंगे रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के। अगर नहीं हुआ तो आई विल शेड्यूल अनदर क्लास जिसमें हम पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो सी मैंने ये लगा दिया है। अब देखते रहते हैं कि कितनी कितनी देर हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सी मैं बताती हूँ आज हमें कहाँ कहाँ से कितना काम करना है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, प्लस आज की क्लास इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैंने ना जैसे टॉपिक्स है तो हर लाइन में से एक क्वेश्चन बनाकर ना साइड में लिख दिया है। तो जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उसी लाइन से बने हुए क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन से ना रिटेन करने में आसानी होती है, याद ज्यादा अच्छे से रहता है कि हम पढ़ेंगे तो भूल सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन से डबल डबल वो हो गया ना तो याद रखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो इससे भी आज शायद थोड़ी सी लंबी क्लास खिंच जाएगी। तो देखते हैं कि अगर आधे घंटे में पीवाईक्यू का टाइम मिलता है या नहीं मिलता। मैं बहुत ज्यादा लंबी क्लास शेड्यूल नहीं करूंगी, छोटा कर लेती हूँ। ओके, तो आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। रेप्लिकेशन रह गया था हमारा, हमने ये कंप्लीट कर लिया था अपना पूरा। आरएनए वर्ल्ड भी हो गया था, रेप्लिकेशन करना है। फिर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे पीवाईक्यू लास्ट वाली क्लास में, वो 2-3 करने हैं। रेप्लिकेशन है ये आपका। फिर इसके मशीनरी एंड एंजाइम। सीरियस से एक ये वाले पैराग्राफ के ना इतने सारे पीवाईक्यूज है, आई गेस सम 18 है ये मेरे ख्याल से इसी टॉपिक के। देन आपका ट्रांसक्रिप्शन करना है, हर लाइन में से ना एक एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने क्वेश्चन है ना हमारे सारे कवर अप हो जाएंगे और याद भी अच्छा रहेगा क्वेश्चंस करके। तो आपका काफी लंबा है आज की क्लास, तो यहाँ तक की है क्लास। ये जेनेटिक कोड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ तक करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन से। ओके, तो रेप्लिकेशन बेसिकली क्या होता है? रेप्लिकेट करना, अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स बनाना। ठीक है, while proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick gave this model and scheme of replication of DNA. Replication was given by Watson and Crick. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediate suggests a possible copying mechanism of genetic material. कॉपिंग मैकेनिज्म, रेप्लिकेट करना, बिल्कुल अपने जैसा बनाना, मतलब कॉपिंग ही हो गया आपका। The scheme suggested that the two strands would separate and act as template and synthesis. अब सी डीएनए कैसा था हमारा? डबल स्ट्रैंडेड, तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। एक बन जाएगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दूसरा बन जाएगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा कि इसको देख के ही दूसरा आपका सिंथेसिस स्ट्रैंड बनेगा। ये अगर दोनों में हो गए तो एक पेयर तो बन गया आपका ये वाला और दूसरा बन गया ये वाला। ठीक है, next is after the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one new synthesized strand. एक आपका हो गया, अगर मैं इसको आपको दूसरे कलर से बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए थे, ये दोनों हट गए। ठीक है, सेपरेट हो गए। अब ये बन गया आपका एक नया स्ट्रैंड और ये हो गया नया। तो ये हो गया आपका पेरेंटल
और ये हो गया न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ओके, अब इस मॉडल को क्या नाम दिया वॉटसन एंड क्रिक ने? दिस मॉडल वाज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ गया कैसे कि रेप्लिकेशन में आपके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए, एक पेरेंटल को देख के दूसरा सिंथेसिस वाला स्ट्रैंड बनेगा, एंड दिस मॉडल वाज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। और दिया किसने था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये प्रूफ भी करना पड़ेगा आपको कैसे। तो इसमें क्या हुआ? इट वाज नाउ प्रूवन दैट द डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। इट इज शोन इन द फर्स्ट किस वाले बैक्टीरिया पे दिया? ई कोलाई पे, ठीक है, एंड देन इन द हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स और ह्यूमंस। सो आ जाओ यहाँ पे। अब फर्स्ट तो यही आ जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट किया किसने? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने ये एक्सपेरिमेंट किया किसमें? 1958 में, एंड ही यूज्ड ई कोलाई फॉर दैट, ठीक है। अब मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें क्या किया? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने एक ई कोलाई लिया, उसको N15 के मीडियम में ग्रो किया। बहुत सारी जनरेशंस इसके N15 में ग्रो किया कि जो डीएनए है ना उसमें N15 मिले, मतलब सबको जो ग्रोथ है ना ई कोलाई की वो N15 में हो, ठीक है। अब लिसन, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने N15 जो था वो एक हेवी स्टैंड था, ना कि एक रेडियो एक्टिव स्टैंड। ये याद रखना, दिस इज टू इम्पोर्टेंट कि N15 रेडियो एक्टिव नहीं था, हेवी स्टैंड था, जो कि डेंसिटी के उसमें N14 से अलग हो सकता है, ठीक है। अब इसने क्या लिया? ठीक है, उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करा दिया CsCl से, एंड फिर इसमें नया क्या मिला ना कि जब ये था आपका एक डीएनए, देन ऐसे बताया था कि अलग अलग वो हो जाएगा, तो आपका ये N14 से दो अलग अलग आपके स्ट्रैंड्स मिल गए। तो इसका रिजल्ट क्या था कि जनरेशन में ना इसे ऐसे रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है। अब एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देख रहे हो, ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग N15 बैक्टीरिया इज अ हेवी आइसोटोप एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। बहुत सारी जनरेशन तक बस इसे N15 दिया और कुछ नहीं दिया। द रिजल्ट वॉज कि N15 वॉज इनकॉपरेटिव एंड इनटू न्यू सिंथेसिस डीएनए। अब न्यू जो सिंथेसाइज डीएनए है ना उसके अंदर N15 मिलने लगा, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। द हेवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल। हेवी वाला जो है नॉर्मल वाले से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब जो न्यू डीएनए था उसको सेंट्रीफ्यूज कराया किसके साथ? CsCl के साथ। डेंसिटी ग्रेडियंट, प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जो मैंने आपको बताया था, प्लीज नोट दैट N15 इज नॉट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली ऑन द बेस ऑफ डेंसिटीज, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हो गया। देन आपका सेकेंड पैराग्राफ है कि देन दे ट्रांसफर्ड द सेल इन द मीडियम विद नॉर्मल। अब नॉर्मल N14 वाले बैक्टीरिया में उसे ट्रांसफर कर दिया नए N14 वाले मीडियम में। वेरियस definite time of interval, the cells multiplied and extracted the DNA remained in the double-stranded helix. The various samples are separated independently on CsCl gradient to measure the densities of DNA. अब क्या किया, जब N14 वाले उस पे आपको ग्रो कराया ना, तो CsCl को लिया एंड देखा कि उसकी डेंसिटीज में कितने डीएनए जो है वो N14 वाले हैं और कितने N15 वाले हैं, ठीक है। Thus the DNA was extracted from the culture one generation after another, N14 to N14 medium, that is after 20 minutes E. coli divide in 20 minutes. E. coli क्यों लिया था? एक प्लस पॉइंट E. coli लेने का है कि E. coli divides in 20 minutes.
and has hybrid intermediate densities. DNA extracted from the culture after the generation of 40 minutes. उसमें क्या था कि लाइट स्ट्रैंड में ना इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए मिला ऑफ लाइट स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो इन 80 मिनट्स तो क्या होता, सी इसमें 2 मिले तो 80 मिनट्स वाले में 4 मिलते। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियोएक्टिव थाइमीन to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed by Visya Faber-Bean by Taylor and the colleagues in 1958. The experiment was proved that the DNA in chromosome also replicates semi-conservatively. ये आपका एक जो हमें वो करना था, एक ये प्रूव हो गया। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि कैसे पहले इकोलाई को लिया, N15 में ग्रो कराया बहुत सारी जनरेशंस तक की, जब तक उसके डीएनए में N15 नहीं मिला। फिर N15 वाले को सेंट्रीफ्यूज करा दिया और जब उसे डिवाइड करा देते, इकोलाई 20 मिनट्स में डिवाइड कर देता है, तो 40 मिनट बाद क्या पता चला कि N14 के भी ना उसमें इक्वल वो अमाउंट के मिल रहे हैं, ठीक है। इसका पूरा मोटिव ये था कि डीएनए डिवाइड्स रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। दिया किसने था, मिसेल्सन एंड स्टॉल ने दिया था। यूज कौन सा किया था, इकोलाई यूज किया था 1958 में। सेकंड क्वेश्चन इज कि N15 जो है हमारा वो हैवी स्ट्रैंड है, ना कि रेडियो एक्टिव है। सेंट्रीफ्यूज किससे कराया था, CsCl से। हाउ कैन N14 गेट सेपरेटेड फ्रॉम N15, बताओ, बाय डेंसिटी में N14 जो है वो भारी होगा, N15 जो है वो भारी होगा N14 से, बिकॉज N15 जो है आपका वो एक हैवी स्ट्रैंड है कंपेयर टू N14, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट जो था, रेप्लिकेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये वाला जो क्वेश्चन है वो PYQ में भी आया था। यूकैरियोट्स में किसने परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट और किस पे किया था। यूकैरियोट्स पे आपके टेलर सर ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विद कोलीग्स इन 1958 एंड परफॉर्म्ड ऑन विच ऑर्गेनिज्म, योर पिसिया फेबा बीन्स। मैं दिखाऊं आपको ये PYQ कौन सा क्वेश्चन है। कल देखा था ना जब मैं बता रही थी कि ये वाला क्वेश्चन हमने करा नहीं है लास्ट क्लास में। See this question. Taylor conducted the experiment to prove semi-conservative mode of chromosome replication on Picia feba, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मेरे ख्याल से रेप्लिकेशन तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना है द मशीनरी ऑफ एंजाइम। सी आज की क्लास ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने जितने क्वेश्चन बताए ना इसके सारे इस पे लिखे हुए थे, तो आपने 2-2 3-3 बार पढ़ लिया, पहले रीडिंग देन समझना एंड थर्ड क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। स्टिल अगर कुछ समझ में ना आए तो यू कैन जस्ट गिव मी मेरे को बताना कमेंट के थ्रू कि कुछ समझ में नहीं आया, मैं उस पर वापस आपको पूरी वीडियो बना के समझा दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज द मशीनरी एंड द एंजाइम। थर्टीन मिनट्स हो गए, हमने 13 मिनट्स में एक टॉपिक कंप्लीट किया है। द मशीनरी एंड द एंजाइम, मेरे ख्याल से तो ये पूरी क्लास 1 घंटे की चलेगी। In living organisms such as E. coli, the process of replication requires a set of catalysts. The main enzyme referred to DNA dependent is DNA polymerase. Since the use of template to catalyze the polymerization of deoxynucleotide, these enzymes are highly effective enzymes as they have a catalyst polymerization of large number of nucleotide in very short time. मशीनरी एंड एंजाइम्स हमें पढ़ना है कि कैसे ये प्रोसेस होती है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यूज चाहिए वो है कैटलिस्ट। कौन सा, DNA पॉलीमेरेज।
अब ये क्या करेगा, डीएनए टेम्पलेट को कैटेलाइज करेगा and the polymerization of deoxynucleotide. These enzymes are highly effective enzymes, helps in the catalyze of polymerization of large number of nucleotide in short time. अब ये क्या करता है, ये large number of nucleotide को short time में catalyze कर देता है. अब E. coli has only 4.6 into 10 to the power minus 10 to the power 6 base pairs compared to human whose diploid is. अब आपका जो, ओहो एक मिनट, जो ई कोलाई है उसके पास कितना है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 और हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल में कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9. अब कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन 18 मिनट्स. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ई कोलाई का हमें बताया था कि ई कोलाई अपनी प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है, दैट इज इन 18 मिनट्स. ठीक है, कितने एवरेज पॉलीमराइज कर लेता है 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड. नॉट ओनली इट पॉलीमराइजेस हैज टू बी फास्ट बट दे हैव अ कैटलिस्ट टू catalyze the reaction with high degree of accuracy. Any mistake during replication would result in mutation. अगर replication में कोई भी mistake हो गई तो उसको mutation का नाम दे दिया जाएगा. मतलब जैसे हमारे अंदर भी after a very long time, और ये एक principle भी था कि principle of inheritance में कि जो आपका genetic material है ना वो थोड़ा थोड़ा mutate करता होना चाहिए. Remember कि DNA और RNA में क्या था, वो डीएनए जल्दी म्यूटेट करता है या आरएनए, आरएनए जल्दी बहुत जल्दी म्यूटेट कर देता है. ठीक है, फॉर द मोस्ट एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. डीऑक्सी नाइट्रोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व्स अ ड्यूअल पर्पस. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखोगे आप. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई है, ये ट्राइफॉस्फेट सर्व्स अ ड्यूअल पर्पस. अब इसका ड्यूअल पर्पस क्या है, एक एडिशन to acting as a substrate, they provide high energy for polymerization reaction, and the two terminal phosphate in deoxynucleoside triphosphate are high energy phosphate, same in case of ATPs. ठीक है, एक तो हो गया आपका कि हाई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एंड सेकेंड इज की एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट्स. ठीक है, now as we move ahead, in addition of DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process. DNA polymerase के अलावा भी बहुत सारे एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए. अब हम उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. टू कंप्लीट द प्रोसेस विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर लॉन्ग DNA molecules, since two strands of DNA cannot be separated in the entire length, क्योंकि DNA बहुत लंबा होता है. रिमेंबर उसे कैसे कंप्राइज करके 2.2 मीटर का कैसे कंप्राइज करके रखा जाता है, वो बहुत लंबा होता है तो उसको ना पूरा नहीं खोलने देते, जितना चाहिए बस. सी अगर ये DNA इतना लंबा है ना और हमें सिर्फ इतने ही पार्ट की जरूरत है तो हम सिर्फ इतने ही पार्ट को खोलेंगे. ठीक है, अब ये देखना है कि खोलते इंटायर लेंथ को तो नहीं खोल सकते. अब देखते हैं कि कैसे खोलते हैं. This replication occurs within small opening. छोटी छोटी ओपनिंग्स ऑफ डीएनए में होती है. अब छोटी ओपनिंग को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोक. द स्मॉल ओपनिंग जहां से डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है उसे कहते हैं रेप्लिकेशन फोक. द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ 5:3 एंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हमेशा ये प्रोसेस 5:3 प्राइम एंड ही करेगी. ठीक है, दिस क्रिएट्स सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फोक. कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी क्या होती है 3:5 प्राइम एंड. टेम्पलेट स्टैंड आपका कंटिन्यूअस होता है बट डिसकंटिन्यूअस स्टैंड कौन सा होता है आपका 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड. रिमेंबर हमारी रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली हमेशा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होती है. अब डिसकंटिन्यूअस स्टैंड्स है, सी ऐसे होता है ये कि एक तो आपका कंटिन्यूअस है और दूसरा जो है ना आपका वो डिसकंटिन्यूअस है. तो अब ये डिसकंटिन्यूअस स्टैंड्स के जो फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें भी तो ज्वाइन करके आपको कंटिन्यूअस बनाना है.
ये किस चीज से ज्वाइन करोगे आप? डीएनए लाइगेज से करोगे। डीएनए लाइगेज इज यूज्ड टू join the fragments later by the enzyme known as DNA ligase। तो इससे आपको तीन चीजें याद रखनी है। रेप्लिकेशन फोर्क जहां से स्टार्ट होती है, 5 to 3 प्राइम एंड हमेशा सिंथेसिस होती है। कंटिन्यूअस आपका टेम्पलेट हो गया, एंड डिसकंटिन्यूअस जो हो गया उसे कैसे ज्वाइन करेंगे? डीएनए लाइगेज से ज्वाइन करेंगे। ओके, द डीएनए पॉलीमरेज on their own cannot initiate the process of replication। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है ना वो अपने आप नहीं कर सकता इसे, cannot initiate the process of replication। also the replication does not initiate randomly, और कहीं से भी नहीं हो जाएगी, एक पर्टिकुलर जगह से होगी जिसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ना ही डीएनए पॉलीमरेज अपने आप कर सकता है इस प्रोसेस को स्टार्ट, और ना ही कहीं से भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। जहां से स्टार्ट होगी उसे कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट द पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू प्रोपगेट ड्यूरिंग recombinant डीएनए प्रोसीजर requires a vector। A vector provides origin of replication। Further, not every detail of replication is understood as well in eukaryotes। this is very important, ये भी याद रखना है। आई गेस ये शायद पीवाईक्यू में आया नहीं आया, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन कब स्टार्ट होती है। इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज of cell cycle। The replication of DNA and cell division cycle should be very coordinate। A failure in cell division after DNA replication result in polyploidy, a chromosomal disorder। You will learn the detailed nature of origin and the process occurring at this site in higher classes। अब इसमें ये आप बहुत अच्छे से याद रखोगे कि जब यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में स्टार्ट होती है, ठीक है, और दोनों को हाईली कोऑर्डिनेट करना पड़ता है वरना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको ये 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड जाएगी आपकी प्रोसेस। ये हो गया आपका कंटिन्यूअस स्टैंड और ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। डिसकंटिन्यूअस स्टैंड को किससे जोड़ोगे? डीएनए लाइगेज से। और हमेशा याद रखना है, हमेशा सिंथेसिस 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होगी। मतलब ये जो होगा आपका, ये आपका न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया पूरा ये रेप्लिकेशन। अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस जो हमने साइड में लिखे हुए हैं। फॉर रेप्लिकेशन विच एंजाइम इज नीडेड? बताओ। डीएनए पॉलीमरेज। व्हाई दे आर यूज्ड? बिकॉज अपने आप वो नहीं कर सकता और बहुत बड़ा है डीएनए। हाउ मच टाइम डज ई कोलाई नीड्स फॉर रेप्लिकेशन? 18 minutes। Mistake during replication will result in mutation। Why deoxyribonucleoside phosphate is used? 1, it provide addition to act like substrate, and second is provide high energy phosphates। Then your DNA replication, can DNA molecule separate in its entire length? No, क्योंकि DNA is very long। Replication occurs with small opening known as replication fork। Direction is your 5 prime end to 3 prime end। Continuous की भी same होती है, डिसकंटिन्यूअस की उल्टी हो जाती है। एंजाइम विच जॉइंस द फ्रेगमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पार्ट्स आर कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज। प्लेस ऑफ ओरिजिन इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कैन डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन बाय इट्स ओन? नो। इन यूकैरियोट्स replication starts from
एस फेज। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा लंबा है रेप्लिकेशन से एंड थोड़ा सा ना ट्रिकी भी है, तो उसे समझने में थोड़ी सी अपना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपका 24 मिनट्स हो गए हमारी क्लास को। ठीक है, एंड अब देखो ट्रांसक्रिप्शन आज ही करना है। मैं एक काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है पूरा, हम ट्रांसक्रिप्शन को ना नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आधे घंटे की क्लास ही रहने देते हैं इसको। हम रेप्लिकेशन के ना इसमें पीवाईक्यूज कर लेते हैं, व्हाट से कि रेप्लिकेशन के पीवाईक्यूज कर लेते हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ना बहुत लंबा है, वो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपके रेप्लिकेशन के पीवाईक्यूज देख लेती हूँ कितने हैं। वो ये आधे घंटे से ज्यादा लग सकता है रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन करने में ना, तो फिर वो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। रेप्लिकेशन के 61 से 70 तक पीवाईक्यूज है, मैं आपको एक बार वो करा देती हूँ। उसके बाद उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पीवाईक्यूज तो मैं सारे लेके ही आई हूँ। सेकेंड से छोटा कर दे। ओके, तो सी मैंने ना सारे ये समझाने के लिए उसके बाद सारे क्वेश्चन है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन स्टार्ट है। बीच में ये वाला जो है ना, ये वाला पूरा एक बार वापस से लिखना है हमें, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। देन यू हैव ये सारे क्वेश्चंस, देन आपके टाइप्स ऑफ आरएनएज एंड जेनेटिक कोड, उससे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं रेप्लिकेशन से। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू, क्वेश्चन नंबर 61, एंड ओजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू, क्या होता है, द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेटिंग फोक, द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोक, द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन। लीडिंग जो था हमारा वो था लैगिंग, होगा इसका आंसर 61 का डी। Select the correct option. Direction of RNA synthesis, direction of reading of template strand. अब RNA synthesis कैसी होती है और रीडिंग ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड कैसी होती है, इसको मैच करना है करेक्ट वाले को। तो आपका इसका आंसर क्या होगा कि जो हमारा हमेशा डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस रहेगा ना, वो हमेशा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड रहेगा। एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्पलेट स्टैंड हमेशा इसका उल्टा होगा, दैट इज 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी। ओजाकी फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन और इसका Ozaki fragments during DNA replication are polymerized in 3 to 5 direction of the replication fork. 3 to 5 डायरेक्शन में तो होता ही नहीं है, हमेशा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। तो आंसर इज योर सी। During replication of bacterial chromosome, DNA synthesis start from the replication origin and move one direction. 64 का नहीं 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 नहीं, move bidirectional way. E. coli about to replicate was placed in a medium containing radioactive thymine for 5 minutes. Then it was made to replicate in normal medium. Which of the following observations shall be correct? Both the strands of DNA will be radioactive. No, only one strand should be radioactive. Each strand B. 65 का B, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड आपका उसने कहा था ना कि एक आपका रेडियो एक्टिव होगा और दूसरा आपका नॉर्मल होगा। जब N15 वाला हमने N14 के साथ करा था तो एक स्ट्रैंड आपका N15 वाला था एंड दूसरा वाला जो था आपका N14 वाला था। Method of DNA replication in which 2 strands of DNA separates and synthesis of a new strand is semi-conservative method of DNA replication.
A cup of 10 to the power 5 bacterial cell, each bacterial cell divided in 35 minutes. What shall be the number of bacteria after 175 minutes? 35 मिनट्स में आपके बैक्टीरिया डिवाइड कर रहे हैं, आपको ये बताना है 175 मिनट्स में कितने डिवाइड कर जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो 35 2 3 4 5 होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए इसका। नहीं, बी नहीं है, देखते हैं चलो। इसका है t इज इक्वल टू 0, तो बैक्टीरिया था 1 इंटू 10 टू द पावर 5। t हो गया आपका 1, तो हो गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 5। अगर ओके तो 5 डिवीजन हो गई, क्योंकि 35 इंटू 5 सा 175 होता है। तो t की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो इसमें आपको 2 टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32 इंटू 10 टू द पावर 5। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एक बार इसे अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। देयर इज अ स्पेशल प्रोटीन दैट helps to open the DNA double helix structure. These proteins are known as DNA polymerase. During DNA replication, the strands are separated by DNA unwinding. Yeah, right, unwinding helicase. DNA replication is a semi-conservative and discontinuous. नहीं, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो हेयर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस क्लास। इसके तो सारे PYQs कंप्लीट हो गए हैं। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सैटरडे की क्लास में रेप्लिकेशन कंप्लीट करा दूंगी और फिर करते हैं जेनेटिक कोड, ठीक है। रेप्लिकेशन भी काफी आसान तो नहीं है देखो, और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। लाइक बताऊं मैं, ट्रांसक्रिप्शन से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं। 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे ट्रांसक्रिप्शन से। तो भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा माइंड स्ट्रॉन्ग करके आना, उसे बहुत अच्छे से समझना है। बस आज की क्लास में इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना, और आप बताना मेरे को कि ये क्वेश्चंस वाला आइडिया आपको कैसा लगा, कि जितना हम पढ़ते थे उसके साथ ही क्वेश्चंस करना, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।